आपकी वीडियो जैसे मान लिया किसी ने क्लिक करी, ठीक है। अब मान लिया वो पॉइंट ए पे बंदा है, अगर वो वीडियो देखने के बाद पॉइंट बी पे नहीं पहुंच रहा तो आपकी वीडियो फ्लॉप है। भले ही आपकी वीडियो पे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो हेलो नमस्ते, कन हाल चाल कैसे हो तुम दोस्तों। आज की नॉर्मल बातचीत उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हो और आजकल के एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर कई सारे चलते सवालों पर भी उनको काफ़ी अच्छे जवाब आज जानने को मिलेंगे। दोस्तों, आज की नॉर्मल बातचीत हमारी शिवम अरोड़ा जी के साथ है, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपनी नॉलेज और स्किल्स के दम पर एक ऐसा यूट्यूब चैनल ओपन करा जिसके बाद उस पर वो आज अपना स्टार्टअप भी रन कर रहे हैं। अगर नज़र डालें इनके चैनल पर दोस्तों, तो कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जो लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा पेंट लगाएं या कौन सी टाइल्स लगाएं, तो इसी तरह के बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड भी कई सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में शिवम अरोड़ा एक लौते ही हैं जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और अपना चैनल रन करते हैं। तो आइए नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं आज शिवम अरोड़ा जी के साथ। तो शिवम, आप बाय एजुकेशन सिविल इंजीनियर हैं, पर बाय प्रोफेशन अभी हम आपको एक इंटीरियर डिज़ाइनर कह सकते हैं, आर्किटेक्ट कह सकते हैं आपको। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया? आपकी पढ़ाई तो सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं अभी, वो प्रॉपरली 100% इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में एक आंसर देता हूँ कि अब देखो, आप अगर देखोगे जब एप्पल के प्रोडक्ट आए थे स्टार्टिंग में, तो जो फ़ोन उनका लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में, क्या अभी भी उसी तरीके के फ़ोन चल रहे हैं? नहीं चल रहे ना, क्योंकि उन्होंने क्या है कि अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई करा, अपने आप को जिस हिसाब से मार्केट की नीड है। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो उसमें क्या है कि बेसिकली मैंने पढ़ के निकला, तो मैंने देखा कि यार ये चीज़ बहुत ही कॉमन है। फिर उसके साथ साथ क्या है कि मेरा मेडिटेशन में इंटरेस्ट था, तो मेरे को घर की एनर्जीज़ और पुरानी जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे आप राजस्थान में जाओ तो वहाँ पे 100% वास्तु के फॉलो करते हुए जो चीज़ें बनती हैं, तो उस चीज़ को हम घर में कैसे लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने वास्तु के बारे में पढ़ा, तो वास्तु में मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ सीन कि मेरे को बेसिकली पहले करनी थी BR आर्किटेक्चर मेरे को करनी थी। तो उसमें क्या होता है कि नाटा का एग्ज़ाम होता है, तो अब उसमें क्या है कि नाटक एग्जाम में ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है अगर आपको क्रैक करना है वो। तो मैंने क्या है कि बिना ट्रेनिंग के ऐसे यूट्यूब से सीख के अपना दिया, तो मैं 5 नंबर से उसमें रह गया था, 5 नंबर से रह गया था, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब क्या था, अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन वो अंदर तो कीड़ा था ही BR का। तो उसमें क्या कि मैंने देखा कि BR के जो स्टूडेंट होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो उन सब्जेक्ट को जो है मैंने देखा और उनसे रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह थी और कंटेंट था उसको कंज्यूम करा। इसी तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कंटेंट को कंज्यूम करा और वास्तु का तो मैंने करा ही साथ साथ में। अच्छा शिवम, आजकल की दुनिया में लोग सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को बहुत वैल्यू देते हैं, मगर अगर हम ऐसा बोलें, अगर आपके मान लीजिए 100 सब्सक्राइबर हैं और आप काम यही कर रहे हैं, तो आपको इम्पोर्टेंस उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन आपके पास सिल्वर प्ले बटन है, आपके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप इतने टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं, तो अभी आपको काफ़ी अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा होगा, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या जो लोग आपको जानते हैं, है ना? तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो दुनिया आजकल चल रही है, क्या ये ठीक है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं आपको अगर बोलता हूँ कि आप मेरे को ना काउंटिंग सुनाओ 0 से लेके 100 तक, तो आप कैसे सुनाओगे? 0 1 2, तो मतलब जर्नी तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो आपकी जो जर्नी है वो 0 से ही स्टार्ट होनी है। और देखो लोग क्या बोलेंगे उस चीज़ का आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आप क्या है कि आपका मेन फोकस जो है वो काम पे होना चाहिए। अब जैसे गीता, भागवत गीता जी जो भी मैं पढ़ता भी, तो उसका एक सिंपल सा एक वहाँ पे श्लोक है जिसका मतलब है कि आप जो है अपने काम पे मेन फोकस करो, उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो लोग बोलेंगे, अब अभी रिसेंटली क्या हुआ, अभी टेस्ला का भी जब न्यूज़ आई थी तो उसमें आया था कि टेस्ला का जो मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा जो है रिच हो गया। तो उनका ट्वीट आया कि ठीक है चलो अब अपने काम पे आ जाओ दोबारा से, मतलब उनको चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपका मेन फोकस ना अपने काम पे होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें ना, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, सिल्वर गोल्डन, ये उसके बाय प्रोडक्ट है, तो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने इनके ऊपर अगर फोकस करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आप जो अपने रास्ते से जो भटक गए फिर आप। अच्छा शिवम, जब आपके चैनल पे, यूट्यूब चैनल की अगर बात करें आपके, तो बीच में कुछ वीडियोस में आपके व्यूज़ कम आए, तो क्या उससे आपके माइंडसेट में फ़र्क पड़ा, या आपके वर्किंग जो आपकी प्रोफिशिएंसी है, जो आप काम करते हो, क्या उसमें कभी कोई फ़र्क आया, कोई नेगेटिव वाइब आपको मिली?
अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए। देखिए ऐसा, अब ये जो आपने चीज़ बोली बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये चीज़ें आई थी बीच में कि सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ स्लो हो गई या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे। तो ये चीज़ ना मेरे लिए कोई इतना वो नहीं करता कि बेसिकली मैं वीडियो को देखता हूँ कि देखो आपकी वीडियो जैसे मान लिया किसी ने क्लिक करी, ठीक है, अब मान लिया वो पॉइंट ए पे बंदा है, अगर वो वीडियो देखने के बाद पॉइंट बी पे नहीं पहुँच रहा तो आपकी वीडियो फ्लॉप है। भले ही आपकी वीडियो पे व्यू ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर व्यूज़ कम आए तो हो सकता है कि क्योंकि यूट्यूब पे अगर वीडियोस आपको चलें तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर काम करते हैं। थंबनेल हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से, उससे आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके का है। तो उन सारी चीज़ों पे मैंने देखा कि क्या क्या हम काम कर सकते हैं और मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे मैं किस तरीके से सीख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेन रहती हैं। तो अगर आप उसको एज अ पॉजिटिव वे में देखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप नेगेटिव लेके हाय मैं ये क्या हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिर। अच्छा, उत्तराखंड से रिलेटेड, आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड से रिलेटेड अगर सवाल पूछें आपसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है और इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है, बहुत से लोगों ने अपनी जॉब खोई है, तो यहाँ की एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए? अगर हम आपके सेक्टर में बात करें सिर्फ, तो आपका क्या कहना है उसमें? और अगर कुछ कमी अगर आप देखते हैं यहाँ की सोसाइटी में, आप यहीं के रहने वाले, आप देखते होंगे, बाहर जाते होंगे, कुछ ना कुछ आपको भी जानने को मिलता होगा, तो वो क्या चीज़ आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और वो क्या चीज़ है जो यहाँ पे कभी जिसकी कमी है, वो बताना चाहेंगे? देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने करा। अब देखो जैसे मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर ना इतना अच्छे लेवल पे काम मतलब है नहीं, मतलब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ। तो अब देखिए, अब मैंने उस टाइम पे मैं बैठ जाता कि नहीं अब यहाँ पे तो काम ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, और रोता अपने आप को कि ये क्या है। तो उसमें क्या है कि आपको ना सिर्फ फोकस करने की आपके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। अब जैसे मैंने देखा कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मेरी जो नॉलेज है ना, यहाँ के लोगों को ठीक है, इतनी आसपास के लोगों को इतनी वैल्यू नहीं हो रही, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे डाला, यूट्यूब पे डाला, अब लोग ढूंढते हुए मेरी वीडियो के ऊपर आए। अब जो उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, अब वो बंदे वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से वो बंदे मेरे को अप्रोच कर रहे हैं वहाँ से। तो आपको इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो वो चीज़ है। और देखिए गवर्नमेंट भी जो है अपने लेवल पे उनको काम करना चाहिए, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ। और मैं को ये भी देखता हूँ कि मतलब उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये है कि सही बंदे को, मतलब जो टैलेंट है और दूसरा बंदा जिसको उस टैलेंट की ज़रूरत है, अगर वो दोनों आपस में मिल जाए तो फिर तो बेरोजगारी रह ही कहाँ जाएगी, है ना। और आप देखो कि उत्तराखंड में वो चीज़ थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो बाहर भागते हैं कि आपका देहरादून, आपका जो दिल्ली चले गए या फिर आपका गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तो वो बाहर जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत। अब देखो मैं तो यहीं पर ही बैठ के काम कर रहा हूँ सारे, तो देखिए लेकिन हर बंदा उस तरीके से काम जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी हर फील्ड में होती है, जिसको अगर वो ढूंढे तो उसको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, यूट्यूब आपकी ज़िंदगी में आया और आपके पास सिल्वर प्ले बटन भी आया, इस बीच आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए? देखिए बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, और चाहे वो पॉजिटिव वे में भी ले लो और नेगेटिव वे में भी ले लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, मतलब मैं आपको बताऊं सीरियसली, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जिनके चैनल्स में देखता था ना, और मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने उनके जैसे चैनल स्टार्ट करे तो मैंने उनको अप्रोच भी किया था कि मेरे साथ कोलैब कर लो, है मेरा कंटेंट आप देखो, वो अच्छा लगता है तो करो। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं करेंगे, तो सॉरी। तो अभी मैं एनालिटिक्स देख रहा था, तो लास्ट 30 डेज़ के व्यूज़ देख रहा था, तो जिनकी वीडियो मैं देखता था मेरे व्यूज़ आज उनसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और बदलाव की बात रही तो देखो बदलाव आए, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, लेकिन देखिए क्या है ना, ये जब स्टार्टिंग का फेस आता है ना, आपने सब चीज़ें झेल ली, तो एक सक्सेस का ना नशा होता है। तो वो चीज़ जब आ रही है ना, तो उसमें आपको झूमना नहीं है, उस चीज़ को आपको नॉर्मल न्यूट्रल लेकर के और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये जो भूख है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। शिवम, आपके आने वाले सालों में क्या गोल्स हैं, क्या सोचते हो आप फ्यूचर के बारे में? आपका इतना अच्छा काम चल रहा है, आप हर जगह काम कर रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी टीम है जो जगह जगह से आपको सपोर्ट कर रही है, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए जैसे कि आपका चैनल का नाम हमने देखा होगा, युवा डिज़ाइनर्स। तो युवा आपने नाम से पता चल रहा होगा, क्योंकि देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया में लगभग 50% से ऊपर जो यूथ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ छोटा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लिया आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने देखा कि मेरे इस सब्जेक्ट में 8 यूनिट है, आपने देखा कि जो तीसरी नंबर की यूनिट है ना, ये 40 मार्क्स आएंगे इसमें से, मतलब 40 नंबर का इसमें से आएगा। तो अब आपका माइंडसेट बन जाएगा, अगर मुझे अच्छे मार्क्स लाने ना तो मुझे इस यूनिट के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारा यूथ जो 50% है, तो ये चीज़ जो है मेरे को लगता है कि 50% यूथ है, अगर यूथ के ऊपर अच्छे से काम कर लिया जाएगा, फिर यूथ की जो पावर है उसको अगर अपने साथ मिला लिया जाएगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यूथ की जब बात आई है तो एक सवाल साथ साथ एक बनता है कि क्या आपको भी लगता है कि हमारे आसपास यूथ को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, या उनकी जो सोच है वो ऊपर तक नहीं आ पा रही है? कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही।
जैसे आप हैं और भी कई सारे लोग होंगे, तो इसके बारे में कुछ आपका वही पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये जो चीज़ है, देखो पॉलिटिक्स के बारे में बात करें तो देखिए ये तो हर जगह है। और बात करें अगर हम कंट्रीज वाइज अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया में थोड़ी सी ज़्यादा है, बस ये चीज़ है। और बात रही जैसे आपने दूसरा बोला कि दबाने वाली बात, देखिए अब एक फील्ड में मान लिया पहले से जो है कोई बंदा बहुत पुराने टाइम से वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नया बंदा आता है और वो नया बंदा आता है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। और जो टॉप लेवल पे बंदा जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से है, अगर वो देखेगा कि मुझसे अच्छा काम कर रहा है या फिर अगर जिस स्पीड से मुझे सक्सेस मिली है इससे उससे ज़्यादा मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। तो उस केस में क्या है कि उसको किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से करा जाए, ये चीज़ होती है। लेकिन हर जगह आपको एक तरीके से लोग नहीं मिलते, कई जगह आपको उठाने वाले लोग भी मिलते हैं। लेकिन हमारे फील्ड की, सिर्फ हम अपने फील्ड के बारे में बात करूं तो हमारे फील्ड में ये चीज़ है थोड़ी सी कि जितने भी पुराने हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो वो जो है ना मतलब करते ही हैं। लेकिन मेरा जो प्रोसेस है और जो टीम जो साथ में है, तो मेरा ये है कि जो बंदा काम कर रहा है ना उसे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको, क्योंकि देखो हमारी फील्ड में क्या सिर्फ नाम का ही खेल है कि जो बंदा काम कर रहा है उसको साथ लेके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर टीम आगे जाएगी ना तो आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा शिवम, आप जब ये शुरुआत कर रहे थे तब आपके जहन में क्राउड फंडिंग या एंजल इन्वेस्टर जैसे टर्म्स आती थी, और क्या अभी वो एग्जिस्ट करते हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। देखो उस टाइम पे भी ये चीज़ आती थी कि फंडिंग और ये सारी चीज़ें, पता था कि फंडिंग मिलती है, लेकिन उसके बारे में इतना पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे करा और चीज़ों को सीखा तो फिर समझ में आया कि किस तरीके से फंडिंग मिलती है और फंडिंग क्यों देते हैं, और उस फंडिंग को जब हमें मिलती है फंडिंग तो उसके बदले में हमें क्या चीज़ देनी पड़ती है। तो वो चीज़ मैंने देखा, तो उसके बाद समझ में आया कि देखो फंडिंग अगर आपका देखिए डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप अपने एथिक्स को बेच करके फंडिंग ले रहे हैं और आपने जिस सोच से आपने काम स्टार्ट किया और फंडिंग को लेने के बाद वो सोच ही कहीं गायब हो गई है, तो फंडिंग किसी काम की नहीं है। तो अगर आपके आइडिया में दम है, आपकी विल पावर में दम है और आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते अपने आप मिलेंगे। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं ना, अगर फंडिंग नहीं मिल रही, क्योंकि फंडिंग हर किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है। तो अगर आपको फंडिंग नहीं मिल रही तो आपकी जो ग्रोथ है उसको कोई नहीं रोक सकता। ये हो सकता है कि थोड़ी सी स्लो, थोड़ी सी लेट मिले, लेकिन ग्रोथ आपको मिलेगी, ये डेफिनेटली बात है। तो शिवम, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया फंडिंग के बारे में। अभी यूथ को लेके आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फर्म में, आपके स्टार्टअप में क्या नए प्लान्स है? क्या आप सोच रहे हैं कि इससे यूथ जो हमारा डिस्टर्ब हो रखा है, कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रखा है, वो ट्रैक पे आए? कितने सारे लोग स्किल्ड हैं बट जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, कितने सारे लोग स्किल्ड ही नहीं हैं तो अभी जॉब कहाँ ही मिलेगी? तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? देखिए अभी स्टार्टिंग की बात की तो अभी मेरा भी देखो, मैं अपने आप को भी मानता हूँ कि अभी मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है, अभी मैं भी ऑन दी वे हूँ। लेकिन मेरा जो विज़न था स्टार्टिंग से वो ये था कि अपने साथ ना सबको लेकर के चलना है। अभी क्या है कि बेसिकली अभी मेरे 2 प्लेटफॉर्म है, एक है युवा प्लस और एक है युवालेंस। अब युवा प्लस में क्या है कि जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जो मैंने सीखा है और जो कि काफ़ी महंगी बुक्स होती हैं उनका जो कंटेंट को मिक्स करके हम जो है इंटीरियर्स के प्रॉपर, जैसे आपका बाथरूम डिज़ाइनिंग हो गई और इसी के साथ ही किचन डिज़ाइनिंग होगी, तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो है बहुत ही डीप में पढ़ाते हैं। तो वो बेसिकली एक जैसे अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स होता है, इस तरीके का मेंबरशिप बेस्ड प्रोग्राम है। तो उसमें क्या कि सीखने को मिलता है। फिर एक युवालेंस है, युवालेंस का जो टर्म है बेसिकली फ्रीलांसिंग से लिया गया। अब युवालेंस में क्या है, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि काम करना चाहते हैं और काम करते करते सीखना चाहते हैं और सीखने के साथ साथ पैसे भी कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि वो उसमें जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसमें उसका उनको बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो हमारे पास अगर काम होगा तो हम उनको फॉरवर्ड करेंगे, और इसी के साथ साथ ही जो है अगर मान लिया उनके एरिया में अगर हमारे पास कोई लीड आती है तो हम उनको फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद ऊपर से उनको सारा गाइड करेंगे किस तरीके से क्या करना है। तो उसमें क्या है कि उनके पास आ जाएगा कि वो सीखते सीखते जो है वो अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम कर सकते हो। और इनफैक्ट इसके साथ साथ हमें ये भी फ्रीडम देते हैं कि आप अगर इसके अलावा अपने जो कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपना कहीं पे भी आप कुछ भी करना चाहते हैं वो करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई वाक्य बताएं अपने दिल के करीब। देखिए अगर मैं मोटिवेशन के बारे में बात करूँ ना तो मैं आपको बताऊँ, शायद मैं आपको दिखता भी होगा, मतलब मैं पहले जो है इंडियन आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से तो है। एक बार क्या हुआ था कि मैं हॉस्टल में क्या लड़ रहा था मैं किसी से ना, मतलब ऐसी मौज मस्ती टाइप का, किसी को ऐसी फ्लाइंग किक मारी तो उसके क्या कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई थी उसमें। तो उसमें क्या कि एक मेरी वायर डली थी हाथ पे, तो उसकी वजह से क्या था कि मूवमेंट ठीक तरीके से, तो आर्मी का प्लान तो हो गया कैंसिल, लेकिन माइंड में जो एक देशभक्ति वाली जो चीज़ थी वो तो थी ही थी। तो अब था कि अपनी पढ़ाई
को यूज़ करते हुए और लोगों का बेनिफिट करते हुए अपना जो बिजनेस है उसको किस तरीके से ग्रो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ था, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई कि मेरी जो पढ़ाई है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो लोगों के काम में आए और उसके काम में आ रही है लोगों के, और उसका अगर मेरे को कुछ मिल रहा है आउटपुट तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, आई थिंक, है ना। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो बस यही सारी चीज़ें, मेन जो इंडियन आर्मी मेरा मोटिवेशन है और देश कि कंट्री के लिए कुछ करना है, क्योंकि एक एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक लाइन है कि जो पढ़ाई आपके देश के काम नहीं आ सकती ना, वो पढ़ाई बेकार है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें कि कोई मलाल या कोई गिल्ट अब तक? देखिए, मलाल के अगर मैं बारे में बात करूँ ना तो मैं बात करूँगा कॉलेज टाइम की। अब पता है क्या है, अब ज़्यादातर लोग कॉलेज के गलत बोलते हैं, मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में जो चीज़ हमने सीखी ना, उसके बदले में हमने टाइम बहुत ज़्यादा दिया। मतलब जो चीज़ हमने 4 साल में सीखी है, 5 साल या 6 साल दे करके सीखी है, वो अगर हम ठीक तरीके से खुद से सीखते और प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है 6 महीने 7-8 महीने बहुत है। और तो ये चीज़ मेरे को लगता है थोड़ा सा कि वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट हो, वो टाइम अगर बच जाता तो कितना और कुछ हो जाता। अच्छा, यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप, कोई एडवाइस देना चाहें, जो इस लाइन में आना चाहता है, जो 9 to 5 की जॉब कर रहा है कहीं ना कहीं और सोच रहा है कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं, तो उसको कुछ काउंसलिंग देना चाहें? देखो, सिंपल सी चीज़ है। देखो, अगर आप जिम में बॉडी बनाना चाहते हो ना, तो आपको पता है कि मैं मान लिया अगर 5 किलो के रैप मार रहा हूँ तो आपको अपने आप को ना थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो बॉडी आपकी नहीं बनेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर आप 9 से 5 जा रहे हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, सेम वही रैप वही वेट मार रहे हो, तो बॉडी कहाँ से बनेगी? तो इसी तरीके से आप 9 to 5 जो आप जा रहे हो, ठीक है, आप करो, क्योंकि एक्चुअल में अगर एकदम से छोड़ दोगे तो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप कुछ अपने ड्रीम्स को पूरे करोगे। तो उस सिनेरियो में क्या है कि आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो 9 to 5 आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जॉब करनी चाहिए। एक तो सीखने के लिए आपको जॉब करनी चाहिए, पहली चीज़, जहाँ पे सीखने के लिए ना मिले वो जॉब ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जॉब करें तो उसके साथ साथ जैसे आपके पास टाइमिंग बच रही है, 5 बजे के बाद जो टाइम बच रहा है उसमें आप कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, और जो आप अपने सपने आप पूरे करना चाहते हो तो 5 बजे के बाद आप करो। और जब आपको लगता है कि आप जो करना चाह रहे हो उसमें स्टेबल हो चुके हो तो उसको जॉब को छोड़ दो। तो क्या स्ट्रगल फेस करने को मिला आपको जब आपने शुरुआत किया? अगर आप चंद लाइनों में बताना चाहें कि क्या स्ट्रगल था वो जो आपको फेस करने को मिला, जो मुश्किलें आई, चाहे वो काम शुरू करने में कर लीजिए, चाहे फंडिंग के लिए कर लीजिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, स्ट्रगल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनाई थी ना, तो लोगों की तो मैं बात ही क्या करूं कि घर वाले ही कहते थे कि क्या तू बैठ के वीडियो बनाता रहता है, इसका क्या फ़ायदा होगा, तू पागल वाली लाइटें जला करके ये सब करता रहता है, और इसमें अगर तू ठीक है तो कुछ अर्निंग भी होगी तो यूट्यूब खुद 100 रुपये कमाएगा, तुझे 2 रुपये देगा, ये और इतनी की तू लाइटें ही फूंक देगा। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब मैंने करा तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैं वीडियोज़ बनाता था, तो मैं स्टार्टिंग में कोई अर्निंग नहीं, मेरे पापा ने मेरी पॉकेट मनी सारी बंद कर दी थी। तो उसमें क्या हुआ कि अब मेरे पापा कहते हैं कि सुबह आप शॉप पे जाओगे तो जो है आपका जो है हम कुछ करेंगे, उसमें जो भी आएगा उसमें आपको फिर कुछ प्रॉफिट मिलेगा उसमें से। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि रात को वीडियोस बनाई, अब वहाँ पे जा करके वीडियोस की एडिटिंग करता था शॉप पे बैठ के, कि शॉप पे भी सुबह चलेगा 9 बजे और एडिटिंग भी हो गई। उसके बाद जैसे मान लिया क्लाइंट से मिलना है, कुछ मिनट समय ऑफिस तो होता नहीं था, तो सीसीडी में जा करके वहाँ पे मैं बैठता था, तो वहीं पर ही क्लाइंट्स को बुलाता था कि यहीं पर हम मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि अगर हम घर पे बुलाएंगे तो उस चीज़ का इंपैक्ट नहीं पड़ता उस चीज़ का। तो इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर बीच में मेरे को लगा कि यार कि अब मेरे को जो जॉब भी करनी चाहिए आर्किटेक्ट के बाद, तो मैंने आर्किटेक्ट के यहाँ जॉब करी। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉब करी। फिर जॉब करते करते फिर क्या हुआ कि जॉब करी तो साथ साथ में अपना ऑफिस का काम भी स्टार्ट करा दिया कि अपना ऑफिस को भी जब साथ साथ खोलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ही सेम टाइम पे जो होता क्या था, जैसे मैंने जॉब करके 6-7 बजे आया घर पे, और उसके बाद जो है मैंने फिर थके हुए होते थे, फिर स्क्रिप्ट बनाई, रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी मैंने वीडियो शूट करी है। फिर उसके बाद सेम टाइम पे फिर सुबह जा करके शॉप पे, और इस तरीके का मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता था वो चीज़ का। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ों को अगर सेटल करना है और आपको किसी ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपका जो नॉर्मल जो रूटीन है ना, उससे अपने आप को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। आपका जो स्टूडियो है बहुत सुंदर बनाया है आपने, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, पर आप कुछ चीज़ बता रहे थे इससे रिलेटेड, एक बार वो भी दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, बेसिकली क्या है, ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है ये 1/3 रूल पे बना हुआ है। अब 1/3 जो रूल है ना, उसको हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। अब ये एक ऐसा रेशियो है, इस रेशियो में जो भी चीज़ आपको दिखेगी ना वो आपको बहुत सुंदर लगेगी। अब हमें एप्पल के फ़ोन क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो सारे फ़ोन गोल्डन रेशियो पे बने होते हैं।
तो ये चीज़ है। अब देखो बहुत सारे अलग अलग बंदे होते हैं, किसी का फेस आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कोई लगता है कितना बेकार लग रहा है, तो जो अट्रैक्टिव लगता है वो गोल्डन रेशियो पे बना होता है। और हाँ, तो इसी तरीके से क्या हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना वो गोल्डन रेशियो पे बनी हुई है। तो उसमें क्या है कि हमारा टॉप से लेके नेवल और नेवल से लेके पैर तक का जो हम उसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1.61 समथिंग आएगी, वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाती है। हाँ, तो इसमें क्या है कि जो गोल्डन रेशियो जो है आपको नेचर में मिलेगा, फूल्स में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ये नेचर की देन है। तो इस डिज़ाइन प्रिंसिपल को हम जहाँ भी लगाते हैं तो वो जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है। तो इसी तरीके से आप देखो, आप टेबल्स को देखो तो यहाँ पे आप देखिए 1/3 पे अलग कलर है और 1/3 पे अलग कलर है। इसी तरीके से आप देखो पीछे जो आपका ग्रीन बोर्ड है यहाँ पर, तो ग्रीन बोर्ड बेसिकली टाट के बोरों का थ्रू बना रखा है, तो इस पर भी 1/3 रूल अप्लाई करा हुआ है। मेरी टेबल ले लो, प्लास्टर ले लो, फ्लोरिंग ले लो, आपको हर जगह जो रूल ऑफ 1/3 मिलेगा, जिसको कि मैंने यूज़ करा हुआ और मेरे को बहुत ही फेवरेट है। और डिज़ाइनिंग में जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो शिवम, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप मार्केट में जॉब भी जनरेट कर रहे हैं, काम भी दे रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों को। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं आइडियाज़ के अलावा जिन पे एक एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए? देखिए, जो आपने चीज़ सोच रखी है, ये जो एंटरप्रेन्योर टर्म है ना, जब आप इसको करते हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध बुद्ध एकदम खोनी, खाने पीने का कोई होश नहीं, हर चीज़ों को एकदम साइड रख के आप अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स करते भी हैं, ठीक है? तभी वो चीज़ अचीव होती है आपको। लेकिन पता है, अब देखिए, अगर जैसे आपको काम करना है उसमें क्या कि आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, नींद भी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी आपको, और अपने आप को एक तरह से पीक पे काम आप जो है करवाएंगे। तो उस केस में क्या है ना, आपको 2 चीज़ों पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एक तो माइंड और दूसरी है बॉडी। क्योंकि आप अगर जाएंगे तो भागवत गीता में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पल्ले माया। तो एंटरप्रेन्योर आप काम कर रहे हैं, आपके पास अर्निंग होगी, लेकिन उससे पहले जो सुख है वो आपकी बॉडी है। अगर मान लिया आपको 4 घंटे या 5 घंटे, अब जैसे आप अगर नॉर्मली बात करें तो 8 घंटे की नींद किसी एक नॉर्मल बंदे को चाहिए होती है। अब अगर आप मान लिया 18 घंटे काम कर रहे हैं, 20 घंटे काम कर रहे हैं, अब उस केस में क्या है कि आपको जो 4 घंटे 5 घंटे की नींद नहीं मिलेगी। अब उस सिनेरियो तक आप कैसे पहुंचोगे? अब उस तक आप तब पहुंचोगे जब आप अपने फूड के ऊपर काम करोगे। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा, आपको जीभ को भूल जाना है कि जीभ है भी आपके मुंह। तो आप जो है आप सिंपल सोबर खाना खाएं, और दूसरी चीज़ के साथ साथ ही आप फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन और योगा ये ऐसी चीज़ है ना जो कि मुझे लगता है कि आपको पीक पे काम करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक फ़ोन आप लेते हैं, ठीक है, 2 फ़ोन है, एक फ़ोन जो है फुल चार्जिंग होने में 4 घंटे लगाता है और एक फ़ोन जो है 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे, कौन सा फ़ोन बढ़िया है? जो 1 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो इसी तरीके से एक बंदा 4 घंटे में अपनी नींद पूरी कर रहा है और एक बंदा 8 घंटे में नींद पूरी कर रहा है, तो कौन सा बंदा बढ़िया है? एग्जैक्टली तो ये जो एक वो बना हुआ है ना, एक अवधारणा सी बनी हुई कि 8 घंटे की नींद चाहिए, ये एक मिथ है। अगर आप अब ठीक तरीके से अपनी बॉडी पे और इन सब चीज़ों पे काम करें तो 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है। और जितने भी बड़े बड़े जो आप हिमालय पे जाओ जो कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए 4 घंटे इनफ है सोने के लिए, 4-5 घंटे। क्योंकि देखिए, आप अगर बड़ा कुछ सोचा, बड़ा कुछ करना है तो बलिदान भी बड़ा ही देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इतना आसान होता है छोटी छोटी सेक्रीफाइस दे करके बड़ी चीज़ अचीव करना, तो हर कोई कर लेता है ये चीज़। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। इसी तरह की नई नॉर्मल बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए धन्यवाद।